नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कर्मित युग्म और कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम संबंध के बारे में। कोई भी दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, कोई भी दो समुच्चय ए और बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ए और बी में संबंध आर कार्तीय गुणन किसका? ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। और यह उपसमुच्चय कब प्राप्त होगा? यह उपसमुच्चय तब प्राप्त होगा जब हम ए और क्रॉस बी के कर्मित युग्मों के प्रथम घटक और द्वितीय घटक में क्या कर दे? संबंध स्थापित कर दे, तब यह उपसमुच्चय प्राप्त होगा। और द्वितीय घटक को जो संबंध है उसका जो द्वितीय घटक है उसको प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। हमने एक समुच्चय लिया ए और इसमें हमने अवयव लिए 1, 2 और 3। एक समुच्चय ए लिया, इसमें अवयव है 1, 2 और 3। बी समुच्चय लिया, इसमें अवयव है 1, 4, 9, 1 और 4। इसमें अवयव लिया हमने 1 और 4। तो इसका ए क्रॉस बी कितना होगा? तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4 और 2, 1, 2, 4, 2, 1 और 2, 4। उसके बाद 3, 1 और 3, 4। ये तो क्या हो गया इसका ए और बी का कार्तीय गुणन। अब क्या करेंगे? अब हम जो कार्तीय गुणन ए और बी का किया उसके जो कर्मित युग्म है उसके जो प्रथम घटक और द्वितीय घटक में संबंध स्थापित कर दे। किस प्रकार? देखो इसमें हम संबंध इस प्रकार स्थापित करेंगे। ये क्या ले लिया? कर्मित युग्म लिया और कर्मित युग्म में जो संबंध स्थापित किया वो इस प्रकार किया कि y क्या है? y अक्ष का वर्ग है। y क्या है? अक्ष का वर्ग है। ये हमने इसमें क्या लिया? संबंध ले लिया। क्या है कि सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जहां y क्या है? अक्ष का वर्ग है। तो इस समुच्चय में कौन कौन सी अवयव आएंगे? देखो एक a का वर्ग है, एक तो ये अवयव आ जाएगा। फिर देखो 4 a का वर्ग का नहीं है, इसका मतलब ये अवयव इस संबंध में नहीं होगा। नेक्स्ट 1, 2 का वर्ग है, नहीं है, इसका मतलब ये भी इस संबंध में नहीं होगा। आगे 4, 2 का वर्ग है, 4, 2 का वर्ग, इसका मतलब ये इस संबंध में हो जाएगा। 1, 3 का वर्ग है, नहीं है, तो ये इस संबंध में नहीं होगा। 4, 3 का वर्ग है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये भी इस संबंध में नहीं होगा। तो इस संबंध में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? 1, 1 और 2, 4। 1, 1 और 2, 4। तो इस संबंध में दो अवयव मिल गए, 1, 1 और 2, 4। अब देखो ये जो अवयव 1, 1 और 2, 4 इसमें आ रहे हैं, ये इसके सभी अवयव इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब आर क्या है? ए क्रॉस बी का क्या है? उपसमुच्चय। आर सबसेट उपसमुच्चय किसका? ए क्रॉस बी का। आर क्या है? ए क्रॉस बी का क्या है? उपसमुच्चय है। अब हम बात करेंगे कि सही संबंध, कोई भी जो संबंध है उसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर की। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो कोई भी जो संबंध होगा उसके जो कर्मित युग्म है उसका प्रथम घटक का जो समुच्चय होगा वो तो होगा प्रांत, और द्वितीय घटक का जो समुच्चय होगा वो होगा परिसर। और यदि संबंध कहाँ से? ऐसे बी में है तो बी जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा सहप्रांत। इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर संबंध का जो प्रथम घटक है वो आ रहा है 1 और 2। तो 1 और 2 का समुच्चय तो हो जाएगा प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा? इस संबंध का प्रांत होगा सभी प्रथम घटक का समुच्चय। तो प्रथम घटक कौन कौन से? 1 और 2, 1 और 2। उसके बाद बात करें इस संबंध के परिसर की, तो इस संबंध के परिसर में आ जाएगा आर के कर्मित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक क्या है? 1 और 4। 1 और 4 का समुच्चय क्या होगा? परिसर होगा। अब बात करें किसकी? सहप्रांत की। इस संबंध के लिए सहप्रांत क्या होगा?
इस संबंध के लिए सह प्रांत होगा। यह जो संबंध है वो कहाँ से, ये जो संबंध है वो समुच्चय ए से क्या है, बी में, यह संबंध समुच्चय ए से बी में है, तो इसका जो सह प्रांत होगा वो होगा समुच्चय बी, समुच्चय बी हो जाएगा। तो बी में कौन कौन से अवयव है, बी में अवयव है 1 और 4, 1 और 4। किसी भी, ये तो हो गया प्रांत। प्रांत में तो कौन कौन से आएंगे, संबंध के जो संबंध है ए से बी में जो संबंध है उस संबंध के कर्मित युग्म के प्रथम घटक का समुच्चय, और वो तो हो जाएगा प्रांत। और द्वितीय घटक का समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर। और संबंध ए से बी में है तो बी समुच्चय क्या कहलाएगा, सह प्रांत। अब देखेंगे कि जो संबंध है, जो संबंध को हम बीजीय संबंध का जो बीजीय निरूपण है वो हम कर सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, इसके अलावा रोस्टर रूप के द्वारा भी कर सकते हैं, और इसका एक चित्र आरेख के द्वारा भी संबंध को दर्शा सकते हैं। तो संबंध को चित्र आरेख के द्वारा किस प्रकार दर्शाएंगे, देखो दो समुच्चय बनाए इस प्रकार, ए और ये तो समुच्चय ए और ये समुच्चय हो गया बी। ए में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3, समुच्चय ए में अवयव है 1 2 और 3, और बी में अवयव है 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। तो संबंध में ए का संबंध तो किससे था, जो संबंध था आर वो इस प्रकार था 1 1 और 2 4। तो ए का संबंध किससे था, 1 से, ए का संबंध किसके साथ था, 1 से, और 2 का संबंध किसके साथ था, 4 से, 2 का संबंध किसके साथ था, 4 के साथ। तो इसको हम कहेंगे ए से बी में संबंध आर का तीर आरेख, इसे क्या कहेंगे, समुच्चय ए से बी में संबंध आर का तीर आरेख कहेंगे। किसी समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की जो संख्या होगी वो होगी ए क्रॉस बी के कुल संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। जैसे समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, पी है, और समुच्चय बी है, इसमें अवयवों की संख्या है क्यू। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी पी इंटू क्यू। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, पी क्यू। अब हमने जो समुच्चय की जो समुच्चय वाली जो यूनिट पढ़ी थी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि किसी समुच्चय में n अवयव है, किसी समुच्चय में n अवयव, कोई भी समुच्चय है ए, यदि इसमें n अवयव हो तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। क्या होती है, 2 की घात n होगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात पी क्यों। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात पी क्यू। जितने ए क्रॉस बी के उप समुच्चय बनते हैं उतने ही उसमें संबंध बनाए जा सकते हैं। तो ए से बी में कुल कितने संबंध होंगे, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या हो जाएगी, कुल संबंधों की संख्या, जितने उप समुच्चय बना सकते हैं उतने ही संबंधों की संख्या होगी। तो कितने, ए से बी में कुल कितने संबंध हो जाएंगे, 2 की घात पी क्यू। ए क्रॉस बी में जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही ए से बी में संबंधों की संख्या होगी। तो कितनी हो जाएगी, 2 की घात पी क्यू। यदि ए में अवयवों की संख्या क्या हो, पी हो, बी में अवयवों की संख्या क्या हो, क्यू हो, तो ए से बी में कुल संबंधों की जो संख्या होगी वो होगी 2 की घात पी क्यू। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें एक समुच्चय ए दिया गया है, एक जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6, और संबंध दिया गया है एक्स वाई, जहाँ वाई बराबर क्या है, x + 1। इसमें ए से ए में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, और क्या ज्ञात करना है, इस संबंध को तीर आरेख के द्वारा भी दर्शाना है, और आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो इस संबंध में कौन कौन से अवयव आएंगे, कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे। यदि हम x का मान क्या रखें, 1 रखें, तो y कितना मिल जाएगा, 2।
x का मान 1 रखें तो y कितना मिल जाएगा 2, तो 2a में है ना, तो इसका मतलब ये भी कर्मित युग्म संबंध में होगा। इसके बाद बात करें, अगर x की जगह क्या रखें 2, तो y कितना मिल जाएगा 3। x और y दोनों इस समुच्चय a से ही आ रहे हैं, तो x बराबर हमने रखा 2, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 3। नेक्स्ट, अगर x की जगह 3 रखा तो y कितना मिल जाएगा 4। x की जगह रखा 3 तो y मिल गया 4, और 4 का तो मिल जाएगा 5, और 5 रखेंगे तो मिल जाएगा 6। अगर x की जगह हम 6 रखें तो y का मान प्राप्त होगा 7, लेकिन y का मान इस समुच्चय A में नहीं है। इसका मतलब जो अवयव प्राप्त होगा वो इस संबंध में नहीं होगा। तो यहाँ इसमें कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 और 5 6, ये कर्मित युग्म प्राप्त होंगे। अब क्या कह रहा है कि इस संबंध को तीर आरेख के द्वारा दर्शाना है, तो तीर आरेख के द्वारा दर्शा देंगे। ये रहा समुच्चय ए, और ए से ए में संबंध है, तो दोनों समुच्चय कौन से हैं, ए और ये भी ए। तो ए में कौन कौन से अवयव है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ए का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, तो ए का संबंध किसके साथ, 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। ये तो हो गया इसका तीर आरेख। अब क्या ज्ञात करना है, आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो प्रांत तो कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, जो संबंध है उस संबंध के जो कर्मित युग्म है उसके सभी प्रथम घटक का समुच्चय, तो क्या होगा प्रांत। तो आर का प्रांत क्या होगा, यहाँ पर जो कर्मित युग्म है उसके प्रथम घटक क्या है, 1 2 3 4 5, इन सभी प्रथम घटकों का समुच्चय 1 2 3 4 और 5, ये तो क्या हो गया आर का प्रांत। अब बात करें परिसर की, तो आर का परिसर क्या होगा, आर का परिसर हो जाएगा कर्मित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक क्या है, 2 3 4 5 6, तो परिसर में कौन कौन से आएंगे, 2 3 4 5 और 6। अब ज्ञात करेंगे आर का सह प्रांत। तो सह प्रांत कौन सा हो जाएगा, संबंध कहाँ से कहाँ तक है, ए से ए में, ए से ए में, तो जो सह प्रांत होगा वो भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्या होगा ए। तो ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बराबर है ए के बराबर। तो सह प्रांत तो ए हो जाएगा, और प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4 5, कौन से अवयव होंगे, इस जो संबंध है उस संबंध के जो कर्मित युग्म है उन कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, तो क्या होगा प्रांत होगा। और द्वितीय घटक के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा, सह प्रांत होगा, और परिसर होगा। और सह प्रांत की बात करें तो संबंध कहाँ से कहाँ में, संबंध ए से ए में, तो ये जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सह प्रांत होगा, सह प्रांत होगा। तो सह प्रांत क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें एक संबंध का तीर आरेख दिया गया है। क्या दिया गया है, पीछे क्यू में एक संबंध दिया गया है, इसका तीर आरेख दिया गया है, और पूछा है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, रोस्टर निर्माण रूप में लिखो, और प्रांत परिसर और सह प्रांत इसके क्या है। तो सबसे पहले देखो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक संबंध देखना पड़ता है जो इस कर्मित युग्मों में होगा, उसके अलावा इसके जो बाहर के जो कर्मित युग्म है उनमें यह संबंध नहीं हो। तो यहाँ पर देखो संबंध दिख रहा है, 3 का वर्ग किया 9 आएगा, -3 का वर्ग किया तो भी 9 ही आएगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, और -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। उसके बाद 5 का वर्ग करो या -5 का वर्ग करो तो क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। तो समुच्चय निर्माण रूप में तो लिखेंगे इसको सभी कर्मित युग्म x y का समुच्चय, जहां x क्या है, x y का क्या है वर्ग है, x y का वर्ग है, x y का वर्ग है। ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। अब लिखना है रोस्टर निर्माण रूप में। तो रोस्टर निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, सभी अवयवों को लिखना पड़ता है। तो 9 3
कितना क्या क्या लिखेंगे, 9 का संबंध 3 के साथ भी और 9 का संबंध -3 के साथ भी है। इसी प्रकार 4 का संबंध 2 के साथ है और 4 का संबंध -2 के साथ भी है। और 5 का संबंध -25 का जो संबंध है वो 5 के साथ भी है और 25 का जो संबंध है वो किसके साथ है, -5 के साथ भी है। तो ये रूप हो गया रोष्ट रूप। और समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखा, सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जहां अक्ष क्या है, अक्ष y का वर्ग है, अक्ष y का क्या है, वर्ग है। और समुच्चय निर्माण जो रोष्ट निर्माण रूप में उसमें सभी अवयवों को लिखना पड़ता है। तो सभी अवयवों को हमने लिख दिया। अब क्या करना है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताना है। क्या करना है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो जो संबंध आर है उसके जो क्रमित युग्म है उसके सभी प्रथम घटक तो क्या हो जाएंगे, प्रांत, और द्वितीय घटक क्या हो जाएंगे, परिसर। तो प्रथम घटक का समुच्चय बनाएंगे हम, तो आर का प्रांत, आर के प्रांत की बात करें तो क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय 9, 9, 4, 4, 25, 25, तो 9, 4 और 25, ये तो क्या हो जाएगा इसका प्रांत, इसका क्या हो जाएगा प्रांत। और परिसर की बात करें, आर के परिसर की बात करें तो परिसर क्या हो जाएगा, संबंध आर के क्रमित युग्मों का द्वितीय घटक। तो क्या रहा है, 3, -3, 2, -2, 3, -3, 2, -2, 5, -5, ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। और इसका जो सहप्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा ये समुच्चय क्यों, समुच्चय के सहप्रांत क्या होगा, इसका समुच्चय क्यों क्या हो जाएगा, सहप्रांत। अगर हम यहाँ से बताना चाहिए कि प्रांत और परिसर को यहाँ से बताना चाहिए तो किस प्रकार बताएंगे, प्रांत में तो यहाँ पर अवयव देखिए जिनका संबंध इस समुच्चय के अवयवों से है। तो इन यहाँ पर किन किन अवयवों का संबंध हो रहा है, 9 का भी संबंध है, 4 का भी संबंध है और 25 का भी क्या है, संबंध है। तो इन अवयवों को तो क्या कह देंगे, ये क्या है, इसके प्रांत है। और परिसर को किस प्रकार देंगे, इसके कौन कौन से अवयवों का संबंध है, इसमें देखो 5 का भी संबंध है, 3 का भी संबंध है, 2 का भी है, -2 का है और -3 का और -5 का। किसका संबंध है, 5 का भी संबंध है, 3 का भी संबंध है, 2 का भी संबंध है, -2 का, -3 और -5, इनका क्या है, संबंध है। तो ये किस में आ जाएंगे, परिसर में। किस में आएंगे, परिसर में। और ये पूरा का पूरा जो क्यों समुच्चय है वो आ जाएगा सहप्रांत में। एग्जाम्पल नंबर 9 में दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, और यह पूछा गया कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो ए से बी में संबंधों की संख्या होगी जितने ए क्रॉस बी के क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या है 2 और बी में अवयवों की संख्या कितनी है 2। ए में भी अवयवों की संख्या 2, बी में भी अवयवों की संख्या 2। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, दोनों का मल्टीपल था, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो गई 4। अब इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या को कितनी होगी, 2 की घात 4। कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 4 का मतलब 16। अर्थात ए और बी में कितने उप समुच्चय बनाए, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, 16। जितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं उतने ही उसके क्या बनाए जा सकते हैं, संबंध बनाए जा सकते हैं। तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी 16। तो ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या होगी 16। कितनी हो जाएगी, 16। जितने उप समुच्चय बना सकते हैं उतने ही इसके संबंध होंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें एक समुच्चय ए दिया गया है और संबंध दिया गया है सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, जहां किस प्रकार
3x माइनस वाई बराबर क्या है 0, और x y किसके अवयव होंगे, ए के ही अवयव है। तो ए से ए में संबंध लिखना है और इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो इसके सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम संबंध लिखेंगे, ए से ए में संबंध क्या है। तो देखो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, 3x माइनस वाई बराबर क्या है 0, क्या है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3x, y बराबर कितना हो गया 3x, y बराबर हो गया 3x। अब x का मान यहाँ से रखो, x का मान भी यहाँ से होगा और जो y का मान प्राप्त होगा वो भी इसी समुच्चय में ही होना चाहिए। x का मान हमने 1 रखा तो y मिल जाएगा हमें, x का मान रखा 1 तो y मिल गया 3, x का मान 1 रखा तो y कितना मिल जाएगा 3, x का मान 2 रखा तो y मिलेगा 6, x का मान 2 रखा तो y मिलेगा, यहाँ पर x का मान 2 रखो y कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार x का मान यहाँ पर 3 रखो y मिल जाएगा हमें 9, y मिलेगा 9, और x का मान यहाँ पर हमने रखा 4 तो y का मान कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। और जब हम x का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो y का मान कितना होगा 15, तो 15 इस समुच्चय A में नहीं है, इसका मतलब जो इसके आगे के जो कर्मित युग्म आएंगे वो इस समुच्चय में, इस संबंध में नहीं होंगे। तो इसमें अवयव आएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये सभी कर्मित युग्म इस संबंध में आ गए। तो ये तो हमने लिख दिया ए से ए में संबंध। अब क्या बताना है, इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो प्रांत तो क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय। तो इसको लिख दो, कौन कौन से प्रथम घटक, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। इसके बाद बात करें आर के परिसर की, तो परिसर में कौन कौन से अवयव होंगे, कौन कौन से अवयव होंगे, संबंध आर के कर्मित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक में कौन कौन से अवयव हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 12, कौन कौन से अवयव आ जाएंगे परिसर में, 3 6 9 12। और आर का जो सह प्रांत होगा, सह प्रांत वो क्या हो जाएगा, समुच्चय ए, क्या हो जाएगा समुच्चय ए, क्योंकि जो संबंध है वो कहाँ से कहाँ, जो संबंध आर है वो कहाँ से, ए से ए में, तो ये जो समुच्चय होगा वो इसका क्या होगा प्रांत होगा। वहां पर कौन सा समुच्चय ए, तो ए जो समुच्चय होगा वो इसका क्या हो जाएगा सह प्रांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में संबंध दिया गया प्राकृत संख्याओं पर, और किस प्रकार संबंध है वो, सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जहां y बराबर क्या है x + 5, और जो अक्ष संख्या है वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, अक्ष 4 से कम क्या है एक प्राकृत संख्या। तो 4 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 4 से कम प्राकृत जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 और 3, ये तीनों मान किसके हो जाएंगे अक्ष के। अक्ष क्या है 4 से कम प्राकृत संख्या है, तो अक्ष का मान हो सकता है 1 हो सकता है 2 और 3। तो इसको रोस्ट रूप में लिखते हैं संबंध को, जब हमने x का मान 1 रखा तो y मिल जाएगा 6, जब x का मान 1 रखा तो y कितना होगा 6, और x बराबर 2 रखा तो y कितना होगा 7, x बराबर 2 रखा तो y मिल जाएगा हमें 7, और जब x का मान 3 रखेंगे, यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो y मिल गया 8। तो ये तो हो गया इसका रोस्टर रूप। अब क्या बताना है, प्रांत और परिसर। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, संबंध के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय। तो प्रथम घटक कौन कौन से, 1 2 3, इस सूची बना दो 1 2 3, तो क्या होगा इसका प्रांत। और फिर क्या हो जाएगा आर का परिसर, तो परिसर हो जाएगा यहाँ से कर्मित युग्म द्वितीय घटक समुच्चय, तो 6 7 8 6 7 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दो समुच्चय ए और बी दिया गया है, और संबंध किस प्रकार है कि कर्मित युग्म अक्ष वाई जहाँ अक्ष और वाई का अंतर क्या है विषम है, अक्ष किसका अवयव होगा ए का और वाई किसका अवयव है बी का। इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो हमने अक्ष का एक अवयव लिया 1, अक्ष का अवयव लिया 1, क्या लिया 1। अब इसको
y का कौन सा अवयव ले, यहाँ पर y का कौन सा अवयव ले ताकि जो इसका इन दोनों का अंतर क्या हमें विषम प्राप्त हो। अगर हमने 4 लिया, यहाँ पर क्या कितना लिया 4, तो इन दोनों का अंतर देखो 1 - 4 या 4 - 1 3 ही हमें प्राप्त होगा। कितना होगा, अंतर क्या रहा है, विषम। इसका मतलब ये जो अवयव होगा इस संबंध का होगा। इसके बाद 1 के साथ 6 को लें, 1 के साथ 6 को ले तो इनका अंतर भी क्या होगा, विषम होगा। 1 के साथ 6 भी आ जाएगा। 1 के साथ 9 को लिया तो और इनका अंतर देखो, अंतर इसका आ जाएगा 8 जो कि सम संख्या है। इसका मतलब 1 और 9 का कर्मित युग्म इस संबंध में नहीं होगा। उसके बाद 2 और 4 का कर्मित युग्म लिया तो 2 और 4 का जो अंतर होगा वो भी सम होगा। इसी प्रकार 2 और 6 का भी जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, एक सम होगा। तो ये भी जो कर्मित होगा वो इस संबंध में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करें 2 और 9 की। 2 और 9 का कर्मित युग्म बनाया और इसका अंतर आ रहा है 7 जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो 2 और 9 का जो कर्मित युग्म होगा वो इस संबंध में होगा। उसके बाद बात करें 3 और 4 की, तो 3 और 4 का अंतर क्या आ रहा है, 1 जो कि कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो 3 और 4 का जो कर्मित युग्म इस संबंध में आ जाएगा। उसी प्रकार 3 और 6 का भी अंतर क्या है, विषम है। 3 और 6 का अंतर क्या है, विषम है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3 और 9 का अंतर क्या है, 6 जो सम संख्या है, जो सम संख्या तो ये इस संबंध में नहीं होगा। उसके बाद बात करें 5 और 4 की, तो 5 और 4 का अंतर भी क्या है, एक विषम संख्या। इसका मतलब 5 और 4 का भी जो कर्मित युग्म होगा वो इस संबंध में होगा। उसके बाद 5 और 6 की बात करें तो 5 और 6 का भी अंतर क्या रहा है, एक जो किसी संख्या, विषम संख्या। तो 5 और 6 का कर्मित युग्म भी इस संबंध में आ जाएगा। उसके बाद 5 और 9 की बात करें तो 5 और 9 का जो अंतर आएगा वो आएगा एक सम संख्या। क्या आएगा, सम संख्या। तो सम संख्या है तो ये इस संबंध में नहीं होगा। इतने इसके कर्मित युग्म बनेंगे। तो ये तो हमने इसका लिख लिया रोस्टर रूप। अब अगर इसके प्रांत और परिसर पूछें तो प्रांत तो क्या आ जाएगा, जो संबंध आ रहा है उसके जो कर्मित युग्म है, कर्मित युग्म के सभी प्रथम घटक का समुच्चय क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और सभी द्वितीय घटक का जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा परिसर। क्वेश्चन नंबर 4 में तीर आरेख दिया गया संबंध का पीछे क्यू में और पूछा है और ज्ञात करना है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, रोस्टर निर्माण रूप में लिखो और इसके प्रांत और परिसर बताने। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इसके अवयवों में क्या संबंध है वो देखेंगे। अगर 5 में से 2 घटा दे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और 7 में से भी 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें इसमें एक यूनिक संबंध मिल गया इसके अवयवों। तो इसका हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे इसको, सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जहाँ y बराबर क्या है, y बराबर x माइनस 2। y बराबर क्या है, x माइनस 2। अगर x का मान 5 रखा, x का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, y कितना होगा, 3 हो जाएगा। x का मान अगर 6 रखा तो y मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और x का मान अगर हमने 7 रखा तो y मिल जाएगा 5। जहाँ x किसका अवयव है, x तो आ रहा है समुच्चय पी से और y किसका अवयव है, समुच्चय क्यों का। तो ये तो हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब बात करें दूसरा है रोस्टर निर्माण रूप में भी लिखना है। तो रोस्टर निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, सभी अवयवों को लिखेंगे। समुच्चय निर्माण में तो इनके जो अवयवों में जो एक यूनिक संबंध है उसको लिखते हैं और रोस्टर निर्माण रूप में सभी अवयवों को लिखना होता है। तो इसके सभी अवयव लिखेंगे 5 3, 5 का संबंध है 3 के साथ, 6 4 और 7 5। आगे क्या याद करना है, इसके प्रांत और परिसर बताने। क्या करने हैं, प्रांत और परिसर बताने। तो संबंध में जो कर्मित युग्म है उसके प्रथम घटक का जो समुच्चय होगा वो तो हो जाएगा इसका प्रांत। तो प्रांत हो तो क्या होगा, प्रांत में कौन कौन से अवयव आएंगे, 5 6 7, 5 6 7। और परिसर में द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा। तो द्वितीय घटक है 3 4 5, 3 4 और 5, ये हो गया इसका परिसर। क्वेश्चन नंबर 5 में समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 6 और इसमें संबंध दिया गया है सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय। कर्मित युग्म में एफ डी दिया गया है,
जहाँ ए और बी किसके अवयव है, समुच्चय ए के अवयव है, और संख्या ए संख्या बी को क्या करती है, यथावत विभाजित करती है। इसका मतलब शेषफल के रूप में शून्य आ जाएगा जब इसको विभाजित करेंगे। तो इसका रोष्ट रूप लिखना है, प्रांत और परिसर भी बताने हैं। तो सबसे पहले इसके रोष्ट रूप को लिखते हैं। क्या संबंध दिया गया है, ए और बी इसी समुच्चय ए के होंगे, और संख्या जो ए है वो बी को क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो हमने संख्या ए बराबर 1 वाले लिया 1, कितना लिया 1। तो 1 इस समुच्चय की कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित करेगी, 1 को भी विभाजित करेगी, 2 को भी, 3 को भी, 4 और 6 सभी संख्याओं को विभाजित करेगी। 1 को भी विभाजित करेगी, 1 2 को भी विभाजित करेगी, और 1 3 को भी विभाजित करेगी, 1 4 को भी विभाजित करेगी, और 1 6 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। इसके बाद हमने संख्या ली 2, कौन सी संख्या ली 2, और देखेंगे कि 2 इस समुच्चय की कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित करता है। तो 2 को विभाजित करेगा, 2 4 को भी विभाजित करेगा, और 2 6 को भी विभाजित करेगा। तो 2 को भी विभाजित करेगा, 2 4 को भी विभाजित करेगा, और 2 6 को भी विभाजित करेगा। इसके बाद हम देखें संख्या 3 की बात करें, तो 3 इस समुच्चय की कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित करेगा, 3 को विभाजित करेगा, और 6 को भी विभाजित करेगा। तो 3 स्वयं 3 को विभाजित करेगा, और 3 6 को भी विभाजित करेगा। अब संख्या 4 की बात करते हैं, तो 4 केवल इस समुच्चय की केवल एक ही संख्या कौन सी 4, उसी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 4 को विभाजित करेगा। उसके बाद 6 को ही विभाजित करेगा। तो ये हो गया इसका रोष्ट रूप। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि इसका प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो प्रांत तो क्या हो जाएगा, इस संबंध के जो प्रथम घटक है, इस संबंध के जो कर्मित युग्म है उसके सभी प्रथम घटक का समुच्चय क्या होगा, प्रांत, और द्वितीय घटक का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिसर। तो इसका प्रांत लिखते हैं। तो प्रांत में क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 2 2 3 4 6। तो 1 2 3 4 6। और बात करें इसके परिसर की, तो परिसर में इस संबंध के जो कर्मित युग्म है उसके द्वितीय घटक, तो द्वितीय घटक क्या रहे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। उसके बाद 2 भी 4 सभी आ रहे हैं, 1 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6। अंकों की जो रोष्ट रूप होता है उसमें अंकों जो अवयव होते हैं उनकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये तो हो गया आर का प्रांत, और ये हो गया आर का परिसर। क्वेश्चन नंबर 6 में संबंध दिया गया है अक्ष प्लस 5, जहाँ अक्ष क्या है, इस समुच्चय से आ रहा है, जिसमें कौन कौन से अवयव है, 0 से लेकर 5 तक अवयव है। और क्या पूछ रहा है, आर के प्रांत और परिसर पूछ रहा है। आर के ये तो प्रांत ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है एक परिसर। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इसका रोष्ट रूप लिखेंगे, या जो दूसरा तरीका है वो क्या है, जो प्रांत होता है वो क्या होता है, जो संबंध होगा उसका क्या होगा, प्रथम घटक क्या होता है, अक्ष मानते हैं इसे। तो अक्ष का यहाँ पर हम अक्ष के क्या क्या मान रख सकते हैं, वो तो क्या हो जाएगा प्रांत, और अक्ष के जो मान रखने पर जो y मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका परिसर। तो हम अक्ष के क्या क्या मान रख सकते हैं, वो तो हो जाएगा इसका प्रांत। तो इसका प्रांत तो क्या हो जाएगा, अक्ष के क्या क्या मान रख सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्या है। तो 0 1 2 3 4 और 5, तो ये तो हो गया इसका प्रांत। दूसरा इसका परिसर क्या होगा, ये संख्याएं रखने पर इसका जो द्वितीय घटक है वो क्या प्राप्त होगा। जब 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 5, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे 7, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 9, और 5 रखेंगे 10। ये इसका क्या होगा परिसर, क्या हो जाएगा परिसर। तो परिसर क्या होगा 5 6 7 8 9 और 10। या तो क्या करेंगे, या तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रोष्ट रूप में लिखेंगे। फिर रोष्ट रूप में लिखकर जो प्रथम घटक होंगे, जो संबंध के जो प्रथम घटक है उनका समुच्चय क्या हो जाएगा प्रांत, और जो द्वितीय घटक का समुच्चय होगा वो क्या होगा परिसर। या जो दूसरा तरीका वो क्या है, जो प्रांत होता है, जो प्रांत होगा वो क्या होगा, अक्ष के क्या क्या मान रख सकते हैं, अक्ष के क्या क्या मान रख सकते हैं, वो तो क्या होगा प्रांत,
और अक्स के जो मान रखने के बाद जो y मिलेगा अर्थात जो द्वितीय घटक मिलेगा वो क्या हो जाएगा इसका परिसर। तो अक्स के क्या क्या मान रख सकते हैं यहाँ पर, अक्स के हम यहाँ पर मान रख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याएं। तो परिसर क्या मिल जाएगा, जब ये है जो अक्स का मान रखेंगे, इन संख्याओं को रखने पर हमें परिसर मिलेगा 5 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 में संबंध दिया गया है जहाँ पर कर्मित युग्म का जो प्रथम घटक अक्स और द्वितीय घटक है अक्स क्यूब, और क्या कहा, अक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7 और 5, 7। 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5 और 7। इसका क्या लिखना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो अक्स का क्या क्या मान रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 और 7। 2 रखा तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 3 रखेंगे 2 का क्यूब है, और 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5 और 7। 4 संख्याएं होंगी, 2, 3, 5, 7। अब क्या करें, अक्स की जगह पर 2 रखा तो जो इसका द्वितीय घटक क्या मिल जाएगा, 2 का क्यूब, 3 रखा 3 का क्यूब, 5 रखा 5 का क्यूब और 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब। तो इस प्रकार इसका क्या मिल जाएगा, रोस्टर रूप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं और क्या पूछ रहा है, संबंधों की संख्या पूछ रहा है। तो संबंधों की संख्या किसके बराबर होगी, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी, इसमें अवयव है 3, इसमें है 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 बराबर 6। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो गई 6। अब याद करेंगे ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो इसके उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं 2 की घात 6। कितने, 2 की घात 6। जितने इसके उप समुच्चय होंगे उतने ही इसके क्या होंगे, संबंध ए से बी में क्या होंगे, संबंध। तो ए से बी में जो संबंधों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 की घात 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, संबंध दिया गया है ए बी जहाँ ए माइनस बी पूर्णांक संख्या है और ए बी कहाँ से आ रहा है, ए और बी जेड का मतलब पूर्णांक संख्याएं, और इसका प्रांत और क्या पूछ रहा है, परिसर। प्रांत का मतलब एक का क्या क्या मान रख सकते हैं, तो एक का क्या क्या मान रखेंगे, ए आ रहा है जेड से था पूर्णांक संख्याएं, तो यहाँ पर ए रख सकते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं। इसका प्रांत तो क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा कि यहाँ पर ए के क्या क्या मान रख सकते हैं, तो ए के क्या क्या मान रख सकते हैं, ए का मान जेड रख सकते हैं, जेड का मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं, तो ए क्या हो जाएगा, जेड। ए क्या हो जाएगा, जेड अर्थात पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या रखने के बाद, पूर्णांक संख्या रखने के बाद बी भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, बी जो प्राप्त होगा वो भी कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, परिसर। परिसर भी क्या होगा, जेड। देखो ध्यान से देखना, जो प्रांत होगा, प्रांत क्या होगा, यहाँ पर हम एक के क्या क्या मान रख सकते हैं वो तो क्या हो जाएगा, प्रांत। और एक के जो मान रखने के बाद हमें जो बी मिलेगा, क्या मिलेगा, बी, वो क्या होगा, इसका परिसर। तो एक के क्या क्या मान रख सकते हैं, एक के मान रख सकते हैं हम पूर्णांक संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याएं। बात करें परिसर की तो पूर्णांक जो प्रांत रखने, जो एक का मान रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, बी, तो बी भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, बी कहाँ से आ रहा है, पूर्णांक संख्या, तो इसका जो परिसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक जेड अर्थात पूर्णांक संख्या होगा। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 2.2 होती है वो कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।